हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज पुनः मैं एक सीटेट क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप साथियों के बीच रूबरू हो रहा हूं। साथियों, इस टॉपिक का नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, जिसका पहला वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसमें कि उस वीडियो में मैं आप लोग को बताया था विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध के अंतर्गत उसका परिचय, विकास के नियम व उपयोगिता के बारे में, विकास का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में, विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, शिशुआवस्था और मानसिक विकास के बारे में, शिशुआवस्था और सामाजिक विकास के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास उसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि आगे का कुछ पॉइंट है जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है शिशुआवस्था और संवेगात्मक विकास, दूसरा है बाल्यावस्था और शारीरिक विकास, तीसरा है बाल्यावस्था में मानसिक विकास, चौथा है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, और लास्ट वृद्धि व विकास में अंतर। आज इन 5 टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक है शिशुआवस्था और संवेगात्मक विकास। देखिए, जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। जन्म से शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। संवेगात्मक व्यवहार नवजात शिशु में तेज आवाज़ से भय होने लगता है। नवजात शिशु को जब आप तेज आवाज़ से बोलिएगा तो उसमें भय यानी डर की प्रवृत्ति होने लगती है। बच्चा डर जाता है। उसकी शारीरिक गति में बाधा डालने से उसमें क्रोध आता है, और उसको थपथपाने या दुलारने से उसमें प्रेम यानी खिलखिला के हंसने लगेगा बालक। उसमें प्रेम की भावना जागृत होने लगती है। जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय सिर्फ उत्तेजना मात्र होती है, या फिर उसे आप किसी प्रकार से कुछ यानी कि तेज़ आवाज़ में बोलिएगा या फिर शारीरिक गति में बाधा डालिएगा तो उसमें क्रोध होगा, या फिर आप तेज़ गति से बोलिएगा तो भय होगा, रोने लगेगा बच्चा, या फिर थपथपाइएगा दुलारिएगा तो हंसना चालू करेगा। ये मत सिर्फ उत्तेजना होती है बालकों में, ये जन्म के समय शिशु में। आगे है जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद का संवेग दिखाई पड़ने लगता है। यानी कि 3 माह के बालकों में कष्ट और आनंद का संवेग दिखाई पड़ने लगता है। जब बालक 6 माह की आयु में होती है तो उसमें भय और क्रोध की संवेगात्मक दृष्टिगोचर होने लगती है। 6 माह 1 वर्ष की आयु होने पर बालक की क्रियाओं में उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना। 1 वर्ष की आयु में बालक में मतलब किसी प्रकार का कोई अगर आप क्रोध भय के साथ साथ वो थोड़ा बहुत बोलना चालू कर देता है बालक। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक विकास हेतु अवसर। शिशुआवस्था के आरंभ में शिशु एकांत प्रिय होता है। यानी कि जब बच्चा में शिशुआवस्था का आरंभ होता है तो उस समय बच्चा एकांत प्रिय होना ज़्यादा मतलब होना चाहता है। एकांत प्रिय यानी कि उसे किसी व्यक्ति का बात मतलब करने में या फिर कोई ऐसा चीज़ करने में उसे ज़्यादा रुचिकर होता है जो कि वो एकांत खोजता है और उसमें वो करना चाहता है। सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके उससे उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है। इस समय बच्चों में सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके यानी कि बच्चों में नैतिक शिक्षा देकर नैतिक शिक्षा देकर उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है। यानी कि समाज से उसे जोड़ा जाता है शिशुआवस्था से। अतः इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वो सामाजिकरण में शिशु का मार्गदर्शन करे और बच्चे सामाजिक भावनाओं से और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ वो अपना मतलब जीवन यापन करे और वो उसमें सामंजस्य स्थापित कर पाए। इसलिए उसमें सामाजिक आदर्श और मूल्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे समाज के व्यक्तियों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करें और वहाँ अपना रहन सहन बोली विचार उस प्रकार से वो समायोजित कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण। शिशुआवस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उसमें अच्छी आदतें का निर्माण हो सके तथा समय पर वो उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता इत्यादि पर ध्यान दे सके। यानी कि जब वो अच्छी आदत सीखेगी तो इसमें शिशु को क्या होता है कि जब इसमें इस प्रकार की शिक्षा देने से क्या होती है कि उसमें बच्चों में उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता, ये सब जब शारीरिक मतलब जब समाज में अपने से बड़े व्यक्तियों को जब इस प्रकार करते हुए देखता है तो उसमें भी इस प्रकार की आदतें
का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से उसे शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि इसे इस प्रकार कहें कि नैतिक शिक्षा एक प्रकार से देना चाहिए, जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें बच्चों में निर्माण हो सके तथा ये समय समय पे ये काम करना खुद ब खुद चालू कर सके। आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पर उचित ध्यान। घर एवं विद्यालय में बच्चों को उनकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार का शिक्षा देना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में उसकी अभिरुचि है, किस प्रकार का अभिक्षमता वाले किस प्रकार के अभिक्षमता वाले काम को वो करना चाहता है, किस प्रकार का क्षमता वाली उसकी बुद्धि किस प्रकार की है। ठीक है ना, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसी प्रकार से उसका शिक्षा देनी चाहिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूप में होता है। आकार एवं भार। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। इस काल में बालक सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है। यानी कि बाल्यावस्था में आकार की जो है ना इस अवस्था में शारीरिक विकास का धीमी हो जाती है और इसमें बस बालक 10 से 12 इंच तक ही बढ़ पाता है तथा भार शिशुअवस्था से लगभग 2 गुना हो जाता है। वृद्धि कम होती है पर भार बढ़ जाता है बाल्यावस्था में। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई वजन द्रुत गति से तीव्र गति से बढ़ती है और वे लड़कों से लंबाई में और वजन में भारी हो जाती है। लड़कों से लड़कियों की लंबाई और वजन द्रुत गति से बढ़ती है और लड़कों की अपेक्षा उनकी लंबाई और वजन भारी हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियां बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की दृढ़ता में वृद्धि होती है। हड्डियों की दृढ़ता में क्या होती है? वृद्धि होती है बाल्यावस्था में। कुछ हड्डियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होता है, उनमें कारापन आने लगता है। यानी कि जब बाल्यावस्था में बालक की हड्डी वृद्धि होती है और जब एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ कर देती है हड्डियाँ, तो उसके लचीलापन कम होने लगते हैं और उसमें कारापन, हड्डियों में कारापन होना चालू हो जाता है। आगे है मस्तिष्क। बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/10 हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में कितना हो जाता है? 1/10। तथा इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास भी हो जाता है बाल्यावस्था में, किंतु क्रियाशीलता बढ़ती रहती है, परिपक्वता बाद में आती है। यानी कि आकार एवं भार की दृष्टि से तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, परंतु क्रियाशीलता भी बढ़ती रहती है और परिपक्वता भी बाद में आती है। दांत। बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं। यानी कि बालक के अस्थायी दांत 6 वर्ष की आयु में गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। या 12 से 13 वर्ष की आयु तक आने पर बालक में लगभग 28 दांत निकल आते हैं। बालिकाओं के अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। अस्थायी दांत निकलने से बालक की मुखाकृति यानी कि मुख की बनावट परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मांसपेशियां एवं अन्य अंग। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होने लगता है, उनमें दृढ़ता आने लगती है एवं इन पर बालक पूर्ण नियंत्रण करने लगते हैं। यानी कि मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है ना, मांसपेशियों का विकास और उसमें दृढ़ता आने लगती है, कठोरता होना चालू हो जाता है। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण भी करने में समर्थ हो जाता है। इन अवस्था में लड़के लड़कियों के यौनांग का विकास तेजी से होता है। हृदय की धड़कन भी इस अवस्था में सामान्य होने लगती है बाल्यावस्था। चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है तथा उसकी मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता भी दिखाई देने पड़ती है। छठे वर्ष में बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। यानी कि जो प्रश्न सार्थक होते हैं, सही होते हैं, उसका उत्तर वो सही तरह से देना चालू कर देता है। उनमें स्मरण व कल्पना की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। इनकी उसमें स्मरण रखने, किसी भी शब्द का याद करने और कल्पना करने, किसी भी देखे हुए चीज़ या बिना देखे हुए चीज़ का कल्पना करना की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने लगता है।
चलिए आगे देखते हैं। रोचक पाठ्य सामग्री। बालकों की पाठ्य सामग्री और पढ़ाए जाने वाले विषय तथा शिक्षण विधि रुचिकर होनी चाहिए। विषय वस्तु का निर्धारण बालक की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार, यानी कि बालक किस चीज़ में अपनी रुचि रखता है, किस विषय में उसकी रुचि है, उसके अनुसार शिक्षण विधि का होना चाहिए। ठीक है। और बालक को ध्यान में रखते हुए बालक के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहिए शिक्षकों को। जिज्ञासा एवं संतुष्टि। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत होती है, यानी जानने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक से अधिक तुष्ट हो सके, ये बढ़ सके। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रचनात्मक एवं संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। इस अवस्था में बालकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि विकसित होती है। साथ ही जो वस्तु उसे अच्छी लगती है उसको रखना चाहिए, यानी कि रचनात्मक एवं संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों को जिस प्रकार की वस्तुएं अच्छी लगती हों उसी प्रकार की वस्तुएं को विकसित करनी चाहिए बच्चों के लिए, और उसे रचनात्मक कार्यों के लिए भी उसी प्रकार की वस्तुएं बच्चों को देनी चाहिए। अतः विद्यालय में रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बालक को अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य जो कर रहा है बच्चा, उसके अनुसार उसे वो चीज़ उपलब्ध हो सके। साथ ही बालकों को अच्छे चित्र, वस्तुएं आदि संचय करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ताकि बच्चे कहीं कहीं से उसे एकत्रित करें और फिर विद्यालय में लाएं। आगे है सामूहिक भावना के विकास पर बल। बालकों की रुचि इस अवस्था में समूह के साथ रहने की होती है। अतः शिक्षा व्यवस्था में सामूहिक खेल, शिविर, सामाजिक कार्य, भ्रमण कार्य, शैक्षिक मेले आदि के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सामूहिक भावना के विकास पर बल देने से क्या होता है? सामूहिक खेल, शिविर, सामाजिक कार्य, भ्रमण, शैक्षिक मेला, ये सब चीज़ का आयोजन करने से क्या होता है कि बच्चों में जिज्ञासा का मतलब जिज्ञासा प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ती है और इस सब चीज़ों में बच्चे रुचि लेते हैं। आगे है सामाजिक गुणों का विकास। विद्यालय में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि बालकों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग, सहानुभूति जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो सके। चलिए आगे है नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक नैतिक मूल्यों को समझने एवं उनमें विश्वास करने लगता है। अतः नैतिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्य के समुचित विकास हेतु बालकों को सही दिशा दी जानी चाहिए। आगे है मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, यानी कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, जिनसे संवेगों के प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए तथा उनका दमन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का अगर आप दमन कर रहे हैं तो वो उनका जिज्ञासा प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे मतलब तुष्ट होने लगता है और वो हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। इसलिए उनका दमन नहीं करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए जिससे कि उनकी हीन भावना का जो मतलब वो निर्माण होने से बचाना चाहिए बच्चों में। आगे है प्रेम पूर्ण व्यवहार। शिक्षकों का व्यवहार बालकों के साथ प्रेम पूर्ण होना चाहिए। प्रोत्साहन यानी कि एक सहपाठी यानी कि एक साथियों के तौर पे होना चाहिए जिससे कि बच्चे में डर का, भय का, क्रोध का भावना उत्पन्न ना हो और अपने टीचर साथ से खुल के जो कुछ पूछना है पूछ सकता है बालक, उत्साहपूर्वक रहे। ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का व्यवहार बालकों के साथ प्रेम पूर्वक और प्रोत्साहन वाला होना चाहिए ताकि बच्चे का मनोबल बढ़ा रहे। आगे है शिक्षण विधि। अब शिक्षक को बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ाते समय कुछ शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से हैं खेल विधि, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि आदि जो है ये सब चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि के अंतर्गत इस सब विधि का प्रयोग करने से बच्चे में जिज्ञासा बढ़ता है, बच्चे को पढ़ने में रुचि जागृत होती है और बच्चे जो पढ़ता है उसे सही और सुचारू ढंग से उसे समझ पाता है इस सब विधि के अंतर्गत। आगे है किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूप में होता है। पहला है लंबाई एवं भार।
इस अवस्था में बालक बालिकाओं की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बालकों की लंबाई 18 वर्ष की अवस्था के बाद भी बढ़ती रहती है, जबकि बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की अवस्था तक अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाती है। यानी कहा जाता है कि बालकों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है, लेकिन बालिका की लंबाई की अवस्था पूर्ण रूप हो जाती है 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष और 18 वर्ष, तो बालकों का 18 वर्ष की अवस्था के बाद भी बढ़ती है, जबकि बालिका का 16 वर्ष के बाद अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाती है। बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से कम होती है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है और यानी कि इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। इस अवस्था में के अंत तक बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक हो जाती है, यानी कि जितना बालकों का भार होता है बालिकाओं जितना भार होती है उससे अधिक हो जाती है। किशोरावस्था में बालक का भार बढ़ जाता है। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में किशोर के सिर व मस्तिष्क का विकास अत्यंत मंद गति से चलता है। किशोरावस्था में 16 वर्ष की अवस्था तक इनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। हड्डियाँ, बाल्यावस्था में हड्डियों जो लचीलापन होता है इस अवस्था में समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में हड्डियों में जो लचीलापन होता है किशोरावस्था आते आते यह लचीलापन समाप्त हो जाते हैं। हड्डियों में पूर्ण रूप से दृढ़ता होने लगती है तथा कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है, इसलिए इसमें हड्डियों की संख्या में भी कमी हो जाती है। किशोरावस्था दांत, किशोरावस्था में के अंत तक किशोरों के संपूर्ण दांत 32 निकल आते हैं, यानी कि किशोरावस्था आते आते 32 हो जाते हैं किशोरों के दांत, और उनकी मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल समस्याओं जैसे धन बल, प्रेम विवाह, पारिवारिक जीवन, भावी व्यवस्था, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण आदि का सामना करना पड़ता है। यानी कि धन बल, प्रेम विवाह, पारिवारिक जीवन, भावी व्यवस्था, स्वतंत्र जीवन, ये सब मतलब स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण, ये सब उसका सामना करना पड़ता है, जिसके प्रभाव से उसकी सामाजिक विकास पर इसका जो प्रभाव है इसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के कुछ ऐसे मित्र बन जाते हैं जिनसे वो खुलकर बात करते हैं, हाँ, और वो अपने मन के उद्गार को प्रकट करते हैं अपने सहपाठियों के साथ, जो तकरीबन कुछ ही कम ही होते हैं। इस प्रकार के मित्र 1-2 मित्र होते हैं। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए चिंतित रहते हैं। इस कार्य में मिली सफलता या असफलता से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में किशोरावस्था में किशोरों के भीतर अपने माता पिता, परिवारजनों, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। यदि इन्हें सही ढंग से स्नेहपूर्ण ढंग से न किया जा सके तो उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था में। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि वृद्धि से सिर्फ मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि से आशय है सामान्य शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास से आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा, यानी वृद्धि में सिर्फ सामान्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं वृद्धि, और विकास से क्या होता है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सोचने की शक्ति, व्यवहारिक यानी कि कोई काम करने की शक्ति, ये सब चीज़ का विकास होता है विकास के अंतर्गत। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है, बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। यानी कि वृद्धि को हम सही कैसे कहें तो इसे माप सकते हैं और विकास का अवलोकन सिर्फ कर सकते हैं, इसे माप हम नहीं सकते हैं। आगे है वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक, यानी वृद्धि संकुचित अर्थ में होता है, विकास का अर्थ व्यापक होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ नहीं है, जबकि विकास निरंतर चलता है जीवन पर्यंत। जबकि बच्चे जब से जन्म लेते हैं और जब मृत्यु होती है उसके बीच तक भी विकास चलता है, ठीक है ना, और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं बिल्डअप करते हैं। दोस्तों साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और घंटी के बटन को दबावें ताकि आगे का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को बिल्डअप करते हैं। धन्यवाद।